राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम को विश्व खेलों में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी। महिला टीम ने बर्मिंघम में IBSA विश्व खेलों में ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 शिखर सम्मेलन में जन भावना की भागीदारी की भावना को सबसे आगे बताते हुए देशवासियों से देश का मान बढ़ाने के लिए इसे सफल बनाने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के एक प्रभावशाली नागरिक समाज समूह को आश्वासन दिया है कि आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इम्फाल घाटी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर उचित सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में कोरोना वायरस महामारी के दौरान दवाइयों, उपकरणों की खरीदारी और ऑक्सीजन की आपूर्ति में हुई कथित अनियमितताओं की जांच के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुवाई में समिति का गठन किया है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर जल्द ही इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल ला दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के मुद्दे को उठाने की बात आती है तो भारत ने हमेशा इसके लिए आगे बढ़कर मुद्दा उठाया है और इसे लेकर आवाज बुलंद की है। भारत की राजधानी दिल्ली में सितंबर महीने में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। इस शिखर सम्मेलन के लिए पूरी दिल्ली को सजाया जा रहा है और तैयारियां की जा रही हैं। इसी बीच G20 शिखर सम्मेलन से पहले खालिस्तान से जुड़े नारे लिखे मिले। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के दत्तपुकुर इलाके में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में सुबह एक विस्फोट में 8 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि ग्रामीणों ने कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में लाडली बहनों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया। सरकारी नौकरी में महिलाओं को अब 35% आरक्षण मिलेगा। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए सिंगल क्लिक से 250 रुपए खाते में डालें। आगामी लोकसभा चुनाव और घोसी उपचुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस कमर कस रही है। प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची जारी की है, जिसमें डॉक्टर CP रॉय और प्रियंका गुप्ता समेत 15 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। अखंड भारत संकल्प दिवस का आयोजन कीर्तिनगर चूनाभट्टी में हुआ। हिंदू जागरण मंच दिल्ली प्रदेश केशवपुरम विभाग द्वारा अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी ने मिलकर अखंड भारत का संकल्प लिया और पूज्य मां भारती का पूजन किया। इस अवसर पर जिला संयोजक नरेंद्र गुप्ता, जिला सह संयोजक सुनील रहेजा, रामजी, रविंद्र यादव व जनता भी उपस्थित रही। वहीं कार्यक्रम के उपरांत राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम ने वहां उपस्थित हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों से बात की और कार्यक्रम के संदर्भ में जानने का प्रयास किया। आज का कार्यक्रम हिंदू जागरण मंच का अखंड भारत, जो हमारा भारत था उसको किस तरह से खंड खंड किया गया है और वह दोबारा से अखंड बने, इसके लिए हिंदू जागरण मंच का ध्येय वाक्य है हमारा संकल्प अखंड भारत। और हिंदू जागरण मंच अखंड भारत के लिए काम कर रहा है और जब तक ये भारत अखंड नहीं होता तब तक हिंदू जागरण मंच इसके लिए काम करता रहेगा। और किस तरह से क्यों खंडित हुआ, इसमें किसकी क्या भूमिका रही, इस सबको समय समय जो युवा पीढ़ी है उसको बताने के लिए ये कार्यक्रम हमारे हर वर्ष होता है। महेंद्र, दिल्ली प्रांत हिंदू जागरण मंच, ये हमारा पखवाड़ा रहता है। आज लगभग ये मान ले कि अंतिम दिन है। आज अभी तक दिल्ली भर में इस प्रकार के लगभग 300-350 कार्यक्रम हो चुके हैं। अभी पिछले रविवार जो ये जिला मोती नगर जिला 350 संख्या का कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। समाज ने बहुत वहाँ उत्साह दिखाया। मैं सुनील गुप्ता, मेरे पास दिल्ली प्रांत संपर्क का काम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे वर्षों पहले
एक गीत फिल्म का गीत था पूर्व पश्चिम का, ते देता ना दशमलव भारत तो चांद पर जाना मुश्किल था। आज हमने उन चांद की ऊंचाइयों को नाप लिया है, चंद्रयान हमारा पहुंच गया और इस कारण से आज ये भारत फिर से पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होने जा रहा है। आज ये देश बहुसंख्यक हिंदू समाज के बल पर पुनः विश्व गुरु बनेगा। इसके लिए हम सभी देशवासी कृत संकल्प है। अखंड भारत हमारा एक संकल्प है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता कृत संकल्प हैं और ये देश अखंड करके ही ये हम दम लेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। मैं राम जी, सह संयोजक हिंदू जागरण मंच की तरफ से काम देखता हूँ। आज ये चूनाभट्टी में पहला कार्यक्रम रहा। हिंदू जगाने का एक काम चल रहा है हमारा और भारत माता का पूजन का कार्यक्रम अखंड भारत दिवस हम मना रहे हैं यहाँ पे और सभी क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा, यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ये हिंदू जागरण मंच तो बहुत पुराना संगठन हमारा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक इकाई है ये भी। तो अभी हिंदू जागरण मंच का काम यहाँ पे अभी 2 साल से चालू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 बिजनेस समिट में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने इस समिट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आप सभी बिजनेस लीडर्स ऐसे समय में भारत आए हैं जब हमारे पूरे देश में सेलिब्रेशन का माहौल है। ये फेस्टिव सीजन ऐसा होता है जो हमारी सोसाइटी भी सेलिब्रेट करती है और हमारा बिजनेस भी सेलिब्रेट करता है। इस बार ये 23 अगस्त से ही शुरू हुआ है। ये सेलिब्रेशन है चंद्रयान का चंद्रमा पर पहुंचने का। आप सभी बिजनेस लीडर्स एक ऐसे समय में भारत आए हैं जब हमारे पूरे देश में सेलिब्रेशन का माहौल है। भारत में हर साल आने वाला लंबा फेस्टिवल सीजन एक तरह से प्रीपोन हो गया है और ये सेलिब्रेशन है चंद्रमा पर चंद्रयान के पहुंचने का। भारत के लूनर मिशन की सफलता में हमारी स्पेस एजेंसी इसरो की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन साथ ही इसमें भारत की इंडस्ट्री ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है। और इम्पोर्टेंट ये भी है, इस बार भारत के साथ साथ पूरी दुनिया इसे सेलिब्रेट कर रही है। ये सेलिब्रेशन एक रिस्पॉन्सिबल स्पेस प्रोग्राम चलाने का है। ये सेलिब्रेशन देश के विकास को एक्सेलरेट करने का है। ये सेलिब्रेशन इनोवेशन का है। ये सेलिब्रेशन स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी और इक्वलिटी लाने का है। और यही तो इस B20 समिट की थीम है, रेस। हमने अफ्रीकन यूनियन को भी G20 की स्थायी सदस्यता के लिए इस विजन के साथ इनवाइट किया। B20 में भी अफ्रीका के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक फोकस एरिया रखा गया है। भारत का मानना है कि ये फोरम अपनी अप्रोच में जितना इंक्लूसिव होगा उतना ही बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा। इससे ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस को हैंडल करने, ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाने और यहाँ लिए गए फैसलों के इम्प्लीमेंटेशन में हमें उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स, 2-3 साल पहले हम दुनिया की सबसे बड़ी महामारी 100 साल में आए सबसे बड़े संकट से गुजरे हैं। इस संकट ने दुनिया के हर देश को, हर समाज को, हर बिजनेस हाउस को, हर कॉरपोरेट एंटिटी को एक सबक दिया है। सबक ये कि हमें अब जिस चीज पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना है वो है आपसी विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट। जो देश पूरी संवेदनशीलता के साथ, विनम्रता के साथ विश्वास का झंडा लेकर आपके सामने खड़ा है वो है भारत। 100 साल के सबसे बड़े संकट में भारत ने जो चीज दुनिया को दी वो है विश्वास, ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। जब दुनिया को कोरोना की वैक्सीन की जरूरत थी तो भारत ने वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाकर करोड़ों करोड़ों लोगों की जान बचाई। भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज,
भारत के एक्शन में दिखती है, भारत के रिस्पॉन्स में दिखती है। भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज देश के 50 से ज्यादा शहरों में हुई G20 की बैठकों में दिखाई देती है और इसलिए भारत के साथ आपकी पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत में दुनिया का सबसे युवा टैलेंट है। आज भारत इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल रिवॉल्यूशन का चेहरा बना हुआ है। भारत के साथ जितनी आपकी दोस्ती मजबूत होगी उतनी ही समृद्धि दोनों को मिलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वसुधैव कुटुंबकम व्याख्यान श्रृंखला को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश आज गर्व महसूस कर रहा है जब हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य संस्कृति की बात करें तो उसमें शिक्षा जीवन अर्पण करने का माध्यम है। वहीं अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो हमें समझ में आता है कि इसकी शुरुआत ही संस्कार शाला से होती है। यहाँ शिक्षा अपने जीवन का सार्थक अर्थ ढूंढने का माध्यम है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। यह हम सबका सौभाग्य है कि आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के तत्वाधान में जो व्याख्यान माला हो रही है और जिसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, उसमें मुझे भी भाग लेने का सौभाग्य मिला है। सावन के महीने में शांति कुंज में आने का मौका मिले तो यह अध्यात्म की दृष्टि से और भी अच्छा हो जाता है कि ऐसे मौके पर यहाँ आने का, इस पवित्र स्थान पर आने का मौका मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश आज गौरवान्वित महसूस करता है और देश गर्व महसूस करता है जब हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक भारत के दक्षिणी हिस्से से चंद्रयान को उड़ाते हैं और भारत चंद्रमा पर पहला देश बनता है जिसका चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कोई उतरता है तो वो भारत का चंद्रयान है। ऐसे शुभ बेला पर सावन का महीना हो, शांति कुंज का प्रांगण हो, चांद पर हम पहुंचे हों, अध्यात्म की चर्चा हो रही हो, तो यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और देश के लिए गौरव और गर्व में हम भी अपने आप को शामिल करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने जो स्थान जहां पर चंद्रयान उतरा, जिसको टचडाउन कहते हैं, उस टचडाउन का भी जो नामकरण किया शिव शक्ति, वह भी भारत के अध्यात्म जगत से जिस तरीके की विचार शिव और शक्ति का मिलन, उत्तर और दक्षिण का मिलन, यह हम सबको देखने को मिलता है, तो यह भी हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसे शिव शक्ति के स्थान को चांद पर भी अध्यात्मवाद से हम लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को इस नामकरण से गौरवान्वित किया है। यह भी हम सबके लिए खुशी का विषय है। इसलिए जब मैं इस तपोभूमि पर आया हूँ तो श्री राम शर्मा जी को उनके प्रेरणा से और उनके प्रेरणा से जो करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाया और युग परिवर्तन को आगे बढ़ाया है और यह युग परिवर्तन की ओर हम चल पड़े हैं, इसके लक्षण भी हमको दिखने लगे हैं। इसके लिए भी जो उसका बीज उन्होंने रखा था वो आज एक विशाल वृक्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए उनसे प्रेरणा भी लेते हैं और उनको हम इसके लिए उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ें, ऐसी ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बहुत से ऐसी फैकल्टीज़ हैं जिसमें काम हो रहा है और अध्यात्मवाद के तरीके को साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उनकी उपयोगिता, उनका रेलेवेंस, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसका जीवन में अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ों को देव संस्कृति विश्वविद्यालय में
हमारे विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को और शिक्षकों के द्वारा जो रिसर्च, जो उसमें गहन अध्ययन चल रहा है, वह भी मानवता को आगे ले जाने में बहुत उपयोगी काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा, अगर पाश्चात्य जगत की विचारधारा को देखें तो एजुकेशन इज फॉर ब्रेड, शिक्षा जीवन अर्पण करने का माध्यम है। और जब हम अपनी विचारधारा को देखें और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की भाषा को देखें तो हमें समझ में आता है कि इसकी शुरुआत ही संस्कार शाला से शुरू होती है और संस्कार का प्रेरणा स्रोत बनता है। शिक्षा जीवन को परिष्कृत करने का, अपने जीवन का सार्थक अर्थ ढूंढने का रास्ता है, यह हमको उसमें से समझ में आता है, जिसको देव संस्कृति विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति के ज्ञान को, भारतीय संस्कृति के तत्व को, भारतीय संस्कृति के महत्व को जानने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं विशेष करके बधाई देता हूँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय को। माँ गायत्री के सिद्ध साधक, विचार क्रांति अभियान के सूत्रधार, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम आचार्य जी को भी नमन करता हूँ, जिनके द्वारा रोपित बीज आज बट वृक्ष का आकार ले चुका है और विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उनकी इस पावन धरा और परम वैभवशाली मंदिर में आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि किसानों के खाते में सीधा लाभ जा रहा है। सरकार का खजाना छत्तीसगढ़ की जनता के लिए है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बार विधानसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बचाने के लिए कांग्रेस की लड़ाई है। 5 साल पहले संकल्प शिविर के आयोजन कर रहे हैं, तब मैं प्रदेश अध्यक्ष रहे। आज फिर संकल्प शिविर के आयोजन हो तो भाई दीपक भाई जी अध्यक्ष है। सरकार हमारे बनी तुहर मन के आशीर्वाद, तुहर मन के मेहनत। 90 में 68 सीट जीते, बाद में 71 हो गए। अब की बार हमने 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे। ऑनलाइन टोकन मिला थे, बारदाना मिला थे, तौले ही होते 3 दिन में रुपया मिला थे। 3 दिन में मिल गए, नहीं मिले पैसा। 22,000 करोड़ रुपए बांट दें। ये साल ऐसे व्यवस्था करें कि मार्च के बाद कोई भी सोसाइटी में कोई भी धान खरीदे केंद्र में 1 बोरा धान नहीं रही, 1 बोरा धान। अन्न के भी सम्मान और अन्नदाता के भी सम्मान। 2500 रुपए तो हर से वादा कर रहे हैं, पीछे नहीं हटे। आपकी सरकार है, ये भूपेश बघेल के नहीं, ये छत्तीसगढ़िया मन के सरकार है, किसान मन के, मजदूर के सरकार है। खजाना में तुहर मन का अधिकार। कोई भी परिस्थिति हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हम बंद नहीं करें। 4 किस्त देंगे, 21 मई, 20 अगस्त, 1 नवंबर और 31 मार्च के पहले सबके खाता में पैसा पहुंच गए। हम तो गोबर के भी पैसा, धान के भी पैसा, ये जब कभी लगन उपज होकर पैसा, सबके पैसा दे काम करा, सीधा पैसा खाता में जाते। चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे गोबर विक्रेता हो, चाहे धान बेचैया हो, चाहे वो स्व सहायता समूह हो, चाहे लघु अनुपज के बेचैया हो, सबके खाता में 1,60,000 करोड़ सीधा। आज तक इतिहास में नहीं, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हमारे छत्तीसगढ़। आम जनता हमारे खुशहाल है, ये सपना हमारे पुरखा मन देखे रही। पहले तो हमारे अधिकार पर लड़े रहे, किसान मन के, मजदूर मन के, महिला मन के, नौजवान मन के अधिकार पर 5 साल पहले लड़ते रहे। लेकिन आज जिन लड़ाई है छत्तीसगढ़ महतारी के अस्मिता के लड़ाई है, छत्तीसगढ़िया मन के अस्मिता के लड़ाई है। ये लड़ाई में हम सब भागीदार बनना है। ये 5 साल में छत्तीसगढ़िया जन गर्व है, पहला स्थापित करे, काम करें। कांग्रेस के किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब बर, महिला मन बर बनाए काम 5 साल करें, वो इसने आगे 5 साल चलना चाहिए। एक बर ये लड़ाई आप अपन कंधा में ले लो, अपन हाथ में ले लो। जीत तुहर होई कि नहीं होई। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price.
राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में लाडली बहनों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए सिंगल क्लिक से 250 रुपए खाते में भेजें। वहीं सितंबर में 1000 रुपए व अक्टूबर से 1250 रुपए प्रति माह लाडली बहनों के खाते में डाले जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पुलिस की भर्ती में अभी तक महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है। अब पुलिस समेत अन्य सरकारी भर्ती में 50% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। इसके अलावा सीएम ने ऐलान किया कि नॉमिनेटेड पोस्ट में भी अब 35% महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा। प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ रहा संसार, सारे जग में सबसे सच्चा होता भाई बहन का प्यार। इसी पवित्र रिश्ते को आज प्रणाम करने आया हूँ। और मेरी बहनों, आज भी अपनी लाडली बहनाओं के पैर धोकर पानी माथे से लगाया है। बेटियों की पूजा मैं हमेशा करता हूँ और पूरी दुनिया को ये संदेश देता हूँ कि माँ, बहन और बेटी सचमुच में पूजनीय और वंदनीय है। उनका मान, उनका सम्मान, उनका आदर, ये मानवता का धर्म है। धर्म उनकी जिंदगी में कोई दुख ना रहे, कोई तकलीफ ना रहे और संकट आए तो भाई उनकी रक्षा के लिए खड़े हो जाएं। मेरी बहनों, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और प्रणाम करते हुए फिर कहता हूं, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहनों, तुम्हारे चरणों में बारंबार प्रणाम, क्योंकि तुम्हारे बिना यह धरती नहीं चल सकती, तुम्हारे बिना दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। स्त्री और पुरुष समान है, एक दूसरे के पूरक है। और हमारे देश में प्रारंभ से माँ बहन का बहुत सम्मान रहा है, लेकिन गुलामी का काल ऐसा आया जिसमें बहन और बेटियों के साथ न्याय नहीं हुआ। पुरुष प्रधान हो गया समाज और बहनों को कई दुख झेलने पड़े। और ये दुख और तकलीफ है मेरे मन को बचपन से पीड़ा देती थी, बचपन से तकलीफ देती थी। और मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों है कि बेटा और बेटी में भेद किया जाता है, दोनों को बराबर क्यों नहीं मानते। बेटा आए तो खुशी और बेटी आए तो मातम छा जाए। हालत इतनी खराब हुई कि बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियां कम पैदा होने लगी। मेरी बहनों, मैंने अपने गांव में देखा, पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो पति अपनी पत्नी को पीट दे और पीटते हुए रोते हुए दूसरे के घर में बचने घुसे और 1 घंटे के बाद फिर रोटी बनाए। रोटी किसके लिए बना रही हूँ? बोले अब उनको भूख लगी होगी, मारे तो मारे, मेरा आदमी है। अब जब मैं देखता था तो मन में तकलीफ होती थी और यह संकल्प पैदा होता था कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और मेरी बहनों, वही संकल्प आज कई योजनाओं में प्रकट हो रहा है, आज कई योजनाओं में प्रकट हो रहा है। और आज राखी का त्योहार हम मना रहे हैं, इतनी बहनों के साथ मना रहे हैं, गांव गांव में बहनें बैठी हुई है। मैं आज फिर मेरी बहनों आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि बहनों की दुख और तकलीफ मिटाना ये मेरी जिंदगी का मिशन है। शायद भगवान ने इसलिए चौथी बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया है कि मैं अपनी बहनों की तकलीफें दूर कर सकूं। और जब तक ये बेटी सशक्त नहीं होगी, ये बहनें सशक्त नहीं होगी, तब तक समाज भी सशक्त नहीं हो सकता, तब तक देश भी सशक्त नहीं हो सकता। और इसलिए अगर मैं बहनों के सशक्तिकरण की बात करता हूं तो मैं समाज को ताकतवर बनाने की बात करता हूं। अगर मैं बहन को आगे बढ़ाने की बात करता हूं, तुम्हारे दुख दूर करने की बात करता हूं, तो मैं प्रदेश के दुख दूर करने की बात करता हूं। यह मिशन है हमारा, बहनों का सशक्तिकरण। बेटियों की, बहनों की सुरक्षा के लिए मैंने फैसला किया कि अपनी पुलिस में बेटियों की भर्ती भी होनी चाहिए। मैंने तय कर दिया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होगी। हमने तय की शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियां भर्ती होगी। अब उसके साथ बाकी भी जितनी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की जाएगी। और इसके साथ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम ये भी फैसला कर रहे हैं कि सरकारी पदों पर भी अब हम तय कर रहे हैं कि कम से कम 35% नियुक्तियां महिलाओं की होगी, महिलाओं की। मैंने तुम्हें कहा था कि 1000 से बढ़ा के मैं 1250 रुपया पहले करूंगा,
अक्टूबर से अब बहनों के खाते में 1250 रुपया डाले जाएंगे। बाबरपुर बस टर्मिनल पर वन एवं वन्य जीवन विभाग द्वारा वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आप मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आज वन महोत्सव का 7वां व अंतिम आयोजन है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पूरे दिल्ली में जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। आज उसका आखिरी पड़ाव है। सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर पिछले 8 सालों से निरंतर प्रयास किया और जनता के सहयोग और समर्थन से पूरे देश के अंदर दिल्ली ऐसा शहर है जहां प्रदूषण 30% कम हुआ है। दोस्तों, वन महोत्सव के इस 7वें लोकसभा के आखिरी पड़ाव पर हम सब लोग यहाँ मिले। आज इस दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर पूरे दिल्ली के अंदर जो जन जागरूकता अभियान चलाया गया, आज नॉर्थ ईस्ट लोकसभा का आखिरी पड़ाव है। साथियों, दिल्ली के अंदर आप सब जानते हैं, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद बहुत सारे ऐतिहासिक काम हुए। वो ऐतिहासिक काम हुए जिनको लोगों ने मान लिया था कि कभी हो नहीं सकते, लेकिन उन ऐतिहासिक कामों के साथ साथ दिल्ली के अंदर एक बात हर कोई चर्चा करता था कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है। मैं आप सब लोगों की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के पिछले 8 साल से निरंतर प्रयास किया। आज पूरे देश के अंदर सभी शहरों में विकास कार्य हो रहा है, दिल्ली में भी विकास कार्य हो रहा है, लेकिन हमें इस बात का फक्र है कि आपके सहयोग और समर्थन से पूरे देश के अंदर अलग अलग शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है। अकेला शहर दिल्ली है जहां अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 30% से ज्यादा पोल्यूशन का स्तर कम हो चुका है। यह केवल सरकार के प्रयास से संभव नहीं है, इसमें आपकी सहभागिता ने सहयोग किया। आप याद करो, जब दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी थी नई दिल्ली के अंदर जाड़े के महीने में चारों तरफ चादर बिछ जाती थी, सामने दिखता नहीं था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय लिया, दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली में हम ऑड इवन लागू करेंगे। दिल्ली वालों ने संकल्प लिया। पूरे दुनिया का इतिहास है, अगर पूरे दुनिया में कहीं पर ऑड इवन सफल हुआ, उसका नाम दिल्ली है। यह रिकॉर्ड दुनिया के इतिहास में दर्ज हो चुका है। आज न सिर्फ प्रदूषण कम करने वाला सबसे पहला शहर दिल्ली बना है, बल्कि पूरे भारत के अंदर गाड़ियों का पोल्यूशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाला भी भारत का नंबर 1 राज्य दिल्ली बन चुका है। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां देश के किसी भी राज्य के अंदर नहीं खरीदी गई। आप देखते होंगे, अरविंद केजरीवाल जी ने गाड़ियों से पूरे दिल्ली के अंदर पानी छिड़काने का अभियान किया, अलग अलग पॉलिसी बनाई गई, उसका असर दिख रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन कम करना, एक बात, जो पैदा हो गया उसको कैसे रोका जाए। अगर दिल्ली के पोल्यूशन को कम करना है तो एक ही रास्ता है, दिल्ली को हरा भरा किया जाए। आज ये वन महोत्सव के माध्यम से अभियान एक जन आंदोलन बनाए, लेकिन वन महोत्सव का आज आखिरी पड़ाव है। दिल्ली को हरा भरा करने का ये पहला चरण है। अगला चरण सितंबर से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तैयारी कर रहे हैं। अगला G20 के बाद दिल्ली के अंदर एक महाअभियान शुरू होगा जिसका नाम है घर घर हरियाली। उस महाअभियान में भी मैं चाहूंगा कि आप सब लोग सहयोग करें, घर घर हरियाली लाएंगे और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। इस संकल्प के साथ G20 के बाद अगला पड़ाव चलेगा। आप सब लोग यहां इतनी बड़ी तादाद में आए, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के आज का वन महोत्सव मनाया है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम